हेलो एवरीवन, दिस इज आस्था बालवन। आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस वीडियो के अंदर 10th की स्टूडेंट्स किस तरह से, चाहे वो पास होना चाहते हो, 70 to 80% लाना चाहते हो, या फिर 80 to 90 या फिर 90 अबव लेके आना चाहते हो, इन सब की स्ट्रेटेजी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, हर एक सब्जेक्ट की, और बहुत ही कम टाइम में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करती हूँ मैथ्स की। अब मैथ्स में काफ़ी बच्चे ना सैम्पल पेपर पर उलझे हुए होंगे, और कुछ चैनल्स हैं जिनकी मैराथन चल रही होगी वो देख रहे होंगे, या काफ़ी चीज़ें जैसे कोई कुछ डेली कुछ टेस्ट आप उससे ले रहे होंगे। तो प्लीज़ इन सब में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए, क्योंकि मोस्टली पेपर आपका एनसीईआरटी से ही आने वाला है, और अगर आप वही नहीं करोगे तो आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स भी कटेंगे। और ये मेरी गलती खुद की है, मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करे, इमेजिन भी नहीं कर सकते इतने सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करे। इतनी सारी मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देख के उनके साथ अपने सॉल्व करे थे क्वेश्चंस बहुत सारे, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उतने हाई लेवल के नहीं आए थे। और मैंने स्टैंडर्ड मैथ्स ले रखा था। तो मैं यही कहूँगी, प्लीज़ सबसे पहले एनसीईआरटी पर फोकस करो। सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी। तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पर फोकस करना है, और उसके एग्जाम्पल्स पर भी करो। अगर आपने अभी तक अपनी ये कंप्लीट ही नहीं करी है ना विद एग्जाम्पल्स, और सैम्पल पेपर पर कूद चुके हो, सबसे बड़ी गलती है ये। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ और अपनी एनसीईआरटी पर वापस आ जाओ। और जिन्होंने ये कर ली है वो एग्जाम्पलर करो। देखो, मैंने एग्जाम्पलर के साथ एनसीईआरटी करी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मैंने ये रिवाइज नहीं करी थी। तो यही मेरी गलती थी, जिस वजह से मुझे आते हुए क्वेश्चंस भी मेरे गलत हो गए थे। तो प्लीज़ आप ये गलती नहीं करना। जिसको सिर्फ पास होना है, उसने बेसिक मैथ्स ले रखी है, वो तो सिर्फ एनसीईआरटी कर जाओ। एक भी क्वेश्चन तुम्हारा बाहर आने ही नहीं वाला है एनसीईआरटी से। तो प्लीज़ अपनी बस एनसीईआरटी करके जाओ अच्छे से, और विद एग्जाम्पल्स कर जाना। और जिसने स्टैंडर्ड ले रखा है वो एग्जाम्पलर कर लो, ये मोर देन इनफ है। और अगर उसके बाद भी टाइम है तो पीवाईक्यूज कर लो। और सीबीएसई का सैम्पल पेपर सॉल्व करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर ये सब आपने कर लिया तो आप 100 on 100 पक्का लेके आ सकते हो। तो ये मैथ्स के लिए थी मेरी स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी जैसे कि अब काफ़ी बच्चे होंगे जिन्होंने हिंदी पूरा साल नहीं करी होगी अपने मैथ साइंस के चक्कर में। तब उनको क्या करना है, सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि मैंने क्या करा था। तो मैंने सारे के सारे चैप्टर्स A to Z, हर एक चैप्टर को मैंने लाइन टू लाइन पढ़ा हुआ था, हर एक वर्ड का मीनिंग मैंने याद कर रखा था। और यही मैं आपको कहूँगी, अगर आपके पास टाइम है तो हिंदी वीडियोस देखने के बजाय खुद पढ़ो, और पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर ऑनलाइन मिल जाएंगे। उन आंसर्स को एक बार पढ़ लो, ताकि तुम्हें पता चल जाए क्या कंटेंट है, आपको क्या क्या लिखना है उस चीज़ के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जिसको ये पसंद नहीं है वो फिर मैग्नेट ब्रेन्स पर जा सकता है, वहाँ से हिंदी के चैप्टर्स पढ़ लेना। और प्लीज़ एक बार सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है। फिर उनके जो लेखक है उनका जो स्टार्टिंग के पेज पे इंट्रो है वो एक बार पढ़कर चले जाना, क्योंकि कई बार होता है 1 to 2 मार्क्स के अंदर वो क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ये आते भी है अगर एमसीक्यू हुआ तो। और आप सोचोगे कविता इन सब का क्या करें, तो ये देखो, इसमें काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, तो उनके ऊपर आपको मेन फोकस करना है। मैग्नेट ब्रेन से, या फिर आपको और कोई चैनल हिंदी का जो बहुत पसंद है उससे पढ़ो, हर एक वर्ड का मीनिंग देखो। और जो डिफिकल्ट वर्ड है उसे तो छोड़कर ही मत जाना। कविता में डिफिकल्ट वर्ड है तो 99% चांस है बोर्ड के अंदर वो वर्ड आ जाएगा, और ये पूछ लेंगे उससे रिलेटेड पूरी व्याकरण की, इसका अलंकार क्या है, समास क्या है, ये सब चीज़ें पूछ लेंगे। और उसका अर्थ भी पूछ सकते हैं, उसका पर्यायवाची या फिर विलोम शब्द। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। प्रिपेयर होके जा रहे हो, अपना 100% अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ, ठीक है। इसके बाद है इंग्लिश। इंग्लिश में भी मैंने यही करा है, मैंने सारी लाइन टू लाइन पढ़ी है। और जैसे चैप्टर मेरा खुद लाइन टू लाइन पढ़ने का मन नहीं करा था, वो मैंने सीबीएसई गाइडेंस पर से देखा। ऑनेस्टली मैंने लगभग सभी सारे पढ़े ही थे। और पर ये था ना, एक बार मैंने वो सीबीएसई गाइडेंस से देख लिया था, क्योंकि वो फोटोज के साथ समझाता है। आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है, उसकी फोटो भी दिखाएंगे आपको, तो उसके साथ आपको वर्ड याद हो जाता है। और इंग्लिश में तो आपको वर्ड्स अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि वर्ड्स अगर आप वही आंसर में लिख लोगे तो आपके मार्क्स बाकी बच्चों से ज़्यादा पक्का आएंगे, क्योंकि जो चेक करेंगे एग्जाम को वो आपसे इम्प्रेस पक्का हो जाएंगे कि आपने इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करे हैं। तो इंग्लिश के लिए यही था। और ग्रामर की आपको अच्छे से सारे रूल्स पढ़ने हैं, और जो एक्सेप्शंस हैं उनका अच्छे से ध्यान रखना है, एंड देन आपको प्रैक्टिस करती जानी है अपनी।
इंग्लिश का यही रूल है, सिर्फ जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, बार बार रीडिंग लोगे चैप्टर की, आप उतने ज़्यादा अच्छे हो जाओगे इंग्लिश के अंदर। और इसके बाद बात करते हैं सोशल साइंस। ये तो हर किसी को पता है, दिगराज सर की वीडियोस। तो मैंने भी उन्हीं के वीडियोस देख देख कर 99 लाए सोशल साइंस के अंदर। तो देखो मेरा क्या था, अब चारों सब्जेक्ट का मैं आपको अलग अलग बता देती हूँ। अब हिस्ट्री तो मैंने खुद भी एनसीईआरटी सारे चैप्टर्स की नहीं पढ़ी थी, बहुत लेंथी थी और थोड़ी बोरिंग भी लग रही थी। तो इस वजह से मैंने, जैसे को स्टार्टिंग की तो आप पढ़ ही लेते हो, बाद वाली आप पढ़ नहीं पाते हो, तो दिगराज सर की वीडियो मैंने 2 बार 3 बार देख लिए थे, मतलब 1.5x ऐसी स्पीड पर। तो दिगराज सर की वीडियोस देख लो एनसीईआरटी में। और जो साइड में बॉक्सेस में होते हैं ना कहानियाँ, और उसमें कुछ वर्ड्स की इनको ये बुलाया जाता था, ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रखना। और शुभम मैम हैं, उन्होंने भी शायद 10 to 20 मिनट्स में भी हिस्ट्री के चैप्टर्स कवर कर रखे हैं, तो वो पक्का देख के जाना। इसके अलावा फिर बात करते हैं ज्योग्राफी, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है। तो ज्योग्राफी में भी अब जैसे कुछ कहानियाँ भी हैं कि ना, जैसे कॉटन का पहले ये था, टी शर्ट, इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम में वो आए थे मेरे वाले, और रेट पूछा हुआ था कि ये किस रेट पर बेचा हुआ है एग्जाम्पल में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अपना एनसीईआरटी अगर पढ़ सकते हो, टाइम है तो पढ़ो, वरना दिगराज सर सब कुछ कवर कराते हैं, उनका आप देख लो वीडियोस को। लेकिन पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स आपको क्या करना है, आपको खुद पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि वो आप अगर ना लाइन टू लाइन पढ़ोगे ना, तो आप उसको और ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर लिख पाओगे अपने एग्जाम में, और वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब देखो, अगर समझ ही नहीं आ रहा कोई चैप्टर तो सर से देख ही लो, लेकिन फिर भी ट्राई करो, एटलीस्ट देख ही लो पूरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। और आपको इसके अंदर कैसे पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन आएंगे, हेडिंग्स, जैसे कोई टॉपिक स्टार्ट होने से पहले जो हेडिंग है उसे पढ़ लो, वो बहुत होती है। हेडिंग मतलब क्वेश्चन वही आएगा, हेडिंग्स का ही क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं यही करती थी, पहले मैं हेडिंग पढ़ लेती थी, फिर सोचती थी पूरे उस पैरा में से कि इसके आंसर में कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं। तो ये आप जितनी ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ोगे उस हिसाब से आपको ये चीज़ आती जाएगी। तो ये चीज़ आपको करनी है एसएस के अंदर। और अब बात करते हैं साइंस की। अब देखो, साइंस में भी काफ़ी बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे हम बस पास ही हो जाए। तो पास होने के लिए आपको बायोलॉजी पूरी की पूरी कर लेनी है। केमिस्ट्री फिजिक्स मत करो, सिर्फ बायोलॉजी पूरी की पूरी रट लो, तो आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर आपको पास होने के अलावा अब तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो उस हिसाब से आपको आगे इम्प्रूव करते जाना है। क्या करना है, बायो इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बायो के साथ मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स करोगे ना, अब फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में आप सोचोगे क्या करें, कहाँ से करें, तो एनसीईआरटी के करें क्या सारे न्यूमेरिकल्स। देखो इतना टाइम नहीं है, एनसीईआरटी की जगह पीवाईक्यूज कर लो। मेरे एग्जाम में सारे क्वेश्चंस वो थे जो पीवाईक्यूज के थे, तो यही आपके साथ होने वाला है। प्लीज़ पीवाईक्यूज को ही सॉल्व करके जाना फिजिक्स के लिए। और आप एनसीईआरटी पढ़ो केमिस्ट्री की और बायो की, तो और मतलब आप पूरी साइंस की एनसीईआरटी आराम से पढ़ सकते हो। थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठोगे ना, तो आराम से पूरी एनसीईआरटी पढ़ लोगे। तो प्लीज़ अपनी साइंस की अच्छे से पूरी एनसीईआरटी पढ़ लो। अपनी जितनी बार प्रैक्टिस, अब देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन से सॉल्व करने का इतना टाइम है नहीं, मैंने भी नहीं करे थे, तो आप यही कर सकते हो, पीवाईक्यूज कर लो। और सीबीएसई सैम्पल पेपर उसे पक्का सोल्व करना, एनालाइज करना कि इसके अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए, उसी टाइप के क्वेश्चंस वापस से आपसे पूछेंगे एग्जाम में, तो आपको इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। तो यही कुछ चीज़ें थी पांचों सब्जेक्ट्स की जो मुझे लगता था आपको करनी चाहिए। तो मेन आप पूरे वीडियो का कंक्लूजन यही निकाल सकते हो कि एनसीईआरटी ही करनी है आपको, जितनी हो सके हर इन सभी सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी ही करना, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आप लोगों के लिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट 10th स्टूडेंट्स।